कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी कुछ लोग योद्धा की तरह कर्म पथ पर डटे हुए हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लगातार सम्मानित भी किया जा रहा है। मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में मसूरी माल रोड के विभिन्न मुख्य चौराहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेंटिंग के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान पर लेख लिखे गए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मसूरी की, जहां पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है पेंटिंग करके, और साथ ही साथ स्लोगन लिखे जा रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों पर रहें। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और साथ ही साथ उन लोगों की भी सराहना की है जिन लोगों ने इस तरह के स्लोगन्स लिखे हैं और इस तरह की पेंटिंग्स करी हैं। तो मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक खास तरीका अपनाया गया है। सड़कों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं कोरोना जो योद्धा हैं उनके सम्मान में भी, साथ ही साथ लोगों से इन पेंटिंग के माध्यम से अपील की जा रही है। इस तरह के स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं कि अगर कोई भी इन्हें पढ़ता है, कोई बेवजह बाहर निकलता है तो वो अपने घरों पर रहे। इस स्लोगन से वो समझ सके। मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक लेटर लिखा है और सरकार के जरिए व्यावसायिक वाहनों और टैक्सियों के रोड टैक्स में 3 महीने की छूट देने का विरोध किया। उन्होंने सरकार से रोड टैक्स कम से कम 2 साल के लिए माफ किए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उत्तराखंड के समस्त व्यावसायिक वाहनों और टैक्सी संचालक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन को अंजाम देंगे। तो मसूरी में टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा, रोड टैक्स में 3 महीने की छूट देने का यहां पर विरोध किया है और कहा है कि सिर्फ यहां पर 2 साल के लिए टैक्स मुक्त होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पत्र के माध्यम से पता चला है, मदन कौशिक जी का बयान है उसमें कि हम 3 महीने की टैक्सी वालों को छूट दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को। तो बिल्कुल सरासर गलत है, जबकि मैंने पहले भी मांग की थी कि 2 साल की कम से कम इसमें छूट होनी चाहिए। और उत्तराखंड में बिल्कुल व्यवसाय बिल्कुल ठप है, 2 महीने से गाड़ियाँ खड़ी है, टूरिज्म पे हम लोग सारे निर्भर रहते हैं। 5 साल तक मुझे लगता नहीं कि 5 साल तक यहाँ टूरिस्ट कोई उभरेगा। तो मैंने फिर इसके माध्यम से मैंने अभी ईमेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि हमें कम से कम 2 साल की छूट दी जाए। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रोड टैक्स में 3 महीने की छूट देने का विरोध लगातार किया जा रहा है टैक्सी कार एसोसिएशन की तरफ से। अब आगे उनकी क्या मांगे हैं? जो लेटर लिखा गया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, उसमें क्या कुछ लिखा है इन लोगों ने? जैसे काजल, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से जो नुकसान यहाँ पर टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों को हुआ है, उसको लेकर 3 महीने का रोड टैक्स में छूट दी गई है और इसी का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 महीने तक तो उनकी गाड़ियां नहीं चली है तो रोड टैक्स तो वैसे ही छूट होगा और ऐसे में उन्होंने 2 साल की रोड टैक्स में छूट मांग की है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मसूरी और जो उत्तराखंड है वो पर्यटन पर आधारित है और जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसे ऐसा नहीं लगता है कि प्रदेश में पर्यटक की आवाजाही हो पाएगी और अगर होती भी है तो उसका ज्यादा लाभ इन व्यवसायिक को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो 2 साल का रोड टैक्स है उसमें माफ की मांग करी है। वहीं जो उन्होंने कई लोगों ने अपनी कार लोन पे ले रखी है तो उसमें ईएमआई भी देनी है और ईएमआई अगर नहीं दिया जाता तो उसमें ब्याज लगेगा। तो ऐसे में ब्याज के साथ साथ ईएमआई का भुगतान करने के लिए समय देने की भी सरकार से मांग करी है कि वो बैंकों को निर्देशित करे कि जो ईएमआई नहीं दे पा रहा है वो आगे दे और उस पर ब्याज ना लगे। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकारें उनकी मांगे नहीं मानती तो उग्र आंदोलन यहाँ किया जा सकता है। जी देखिए काजल, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो टैक्सी एसोसिएशन और व्यावसायिक जो वाहनों के संचालक है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से अपने वाहनों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में उनके वाहनों के पहिए पूरी तरीके से रुके हुए हैं, कई काम उनको मिल नहीं रहा है और टैक्सी तो बिना पर्यटकों के संचालित हो ही नहीं सकती है।
तो ऐसे में अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वो इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश भर में एक उग्र आंदोलन को अंजाम देंगे। उनका बार बार सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इन मांगों को माने, क्योंकि 2013 की जब आपदा आई थी तो यही हालात थे और वो आपदा प्राकृतिक आपदा थी, परंतु ये वैश्विक आपदा है और ये लंबी चलेगी। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने 2013 में 2 साल का छूट यहाँ पर रोड टैक्स में दी थी, तो इस बार भी वो 2 साल की छूट यहाँ पर दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टैक्सी कार एसोसिएशन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर ये कहा है कि उन्हें 3 महीने नहीं बल्कि 2 साल तक की रोड टैक्स में छूट चाहिए। कीचा में झोपड़ी में सो रही 7 महीने की बच्ची गायब हो गई। बच्ची के माता पिता लौहरगिरी का काम करते हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला पुलभट्टा का है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो कीचा का ये पूरा मामला, जहां पर घर में सो रही मासूम बच्ची का अपहरण किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है और बच्चे को ढूंढने की कवायदें तेज कर दी हैं। पूरा मामला ये था सर कि 3 बजे रात को दूध पिलाया था, उसकी माँ ने दूध पिला के फिर उसे लिटाल दिया था। लिटालने के बाद सुबह उठी थी हमारी घरवाली, सुबह उठी थी तो सुबह उठ के उसने देखा बच्चा है ही नहीं, गायब हो गया। तो हमने सोचा हमारी सास ले गई होंगी, अपने पास सुला लिया होगा। फिर 6 बजे उठे तो 6 बजे बच्चा था ही नहीं। दूध पिलाया था उसे रात में। हाँ। फिर हमने उसे दूध पिला के चद्दर में लपेट दिया था। हाँ। फिर हम सो गए थे चद्दर ओढ़ के दूसरी वाली। अच्छा। करवट घुमा के फिर हमने दूसरी फिर करवट घुमाई 4 बजे जब लाइट चली गई थी जब। फिर जब ही बच्चा गायब हो गया था। हरिद्वार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 44 ठेका संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, जहां ठेका संचालकों के खिलाफ हरिद्वार आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। 44 ठेका संचालक को नोटिस भेजा गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। तो हरिद्वार में आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 44 ऐसे ठेके संचालक थे जिनको नोटिस दिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात यहां पर की जा रही है। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां पर 44 ठेका संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो 44 ऐसे ठेके थे जिन्हें चिन्हित किया गया। चिन्हित करके उन्हें एक नोटिस भी भेजा गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, 44 ऐसे ठेके संचालक थे जिन्हें नोटिस भेजा गया है। किस चीज का ये नोटिस है, किस तरह का है? बिल्कुल, उनको देखा जाए तो लॉकडाउन के अंतर्गत जैसे ठेकों के खुलने की बात सामने आई, लेकिन वो लॉकडाउन में भी जो समय सीमा के बाद भी जो है उनको लोगों को शराब बेच रहे थे और उनका स्टॉक भी खाली हो चुका था। इसी वजह से आबकारी विभाग ने उनको नोटिस दिए हैं। 44 लोग ऐसे हैं चिन्हित किए गए जिनको नोटिस दिया गया है कि आपने ये इसके स्टॉक की पूरी लिस्ट दें। जी, जो आबकारी अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? उसके बारे में उन्होंने नोटिस दे दिया। उन्होंने जो जवाब सही नहीं देगा, स्पष्टीकरण नहीं देगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके ठेके रद्द कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, ये विभाग कह रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सतीश तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से कि जो भी ठेका संचालक जो सही जानकारी है वो नहीं देता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ठेके सील भी किए जा सकते हैं। गदरपुर के संजय नगर गांव की एक कॉलोनी में 2 कोरोना पॉजिटिव पहले भी मिल चुके हैं। इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई
की थी तथा वर्तमान में जो 2 गांव में पॉजिटिव मिले हैं ये भी प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। सीओ दीपशिका अग्रवाल ने बताया है कि कुछ लोग लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बस के द्वारा जिले में लाए गए थे, जिनको राधा स्वामी सत्संग रुद्रपुर में ठहराया गया था। उस बस में कोरोना पॉजिटिव पूर्व में मिल चुका है, इसलिए सभी लोगों के सैंपल लिए गए थे और उनके बाद होम क्वारंटाइन किया गया था, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था। इसमें से आज 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों लोगों को मेडिकल टीम द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दिनेशपुर में एक बार फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे पहले भी 2 पॉजिटिव मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। दोनों प्रवासी मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर लगातार जो प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया है। बॉर्डर पर उनकी जांच की जा रही है, साथ ही साथ बस के द्वारा जो पहुंच रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। ये दरअसल सरकारी संपत्ति रही है। इस पर जो है विगत बिजली बोर्ड द्वारा जो है इसकी पैमाइश कराते हुए इस पे अपना स्वामित्व सिद्ध प्रदर्शित किए जाने वाला बोर्ड स्थापित किया गया था। इसी मध्य कोई लॉकडाउन की अवधि में किसी द्वारा इसको जमीन पर कब्जा करने की नियत से जो है इसको बोर्ड को हटाया गया और यहाँ पर ये रेता बजरी और ये डाले गए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी काजल राय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काजल राय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर? गदरपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। काजल, आपको बताना चाहूंगा कि गदरपुर में एक रामपुर से प्रवासी मजदूर आए हुए थे। वो घर पे उनको जो है होम क्वारंटाइन कर दिया गया था और एक दिनेशपुर क्षेत्र में नोएडा से प्रवासी मजदूर आए थे। दोनों को जो है क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। बाद में उनकी जांच हुई तो जांच में पता चला कि पॉजिटिव है और जो है उनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेके जो है हल्द्वानी बेस अस्पताल में उनको भर्ती कराया। जी काजल, बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदेश में प्रवासी मजदूर एंट्री कर रहे हैं उनमें से ही ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन क्या बेहतर कदम उठा रहा है कि ये जो वायरस है, संक्रमण जो है तेजी से ना फैले? काजल, बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी चूक रही है। जब बॉर्डर पार कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है, तो सही ढंग से उनकी जांच करके या तो क्वारंटाइन ढंग से किया जाए जो जिस स्थान को उन्होंने बनाया है। लेकिन जो है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, कई जगह चूक हो रही है और जो है जब ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव है तब जाके क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बनता जा रहा है और दहशत भी बना पड़ा है। जी काजल, बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 2 प्रवासी मजदूर पहले भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आज फिर 2 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको होम क्वारंटाइन लगातार किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से तमाम बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, जगह जगह पर इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी मामले अब पहाड़ों में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हाल ही में गदरपुर में 2 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कीछा में बड़ी टंकी के पास पतंग उड़ा रहा बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर झुलस गया और गिरने से उसके सर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो कीछा का ये पूरा मामला है, जहां पर करंट की चपेट में आने से मासूम झुलस गया, साथ ही साथ नीचे गिरने से उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डॉक्टर बीसी रमोला देहरादून के नए सीएमओ बनाए गए हैं। डॉक्टर भगीरथ जंगपानी
बने गांधी कोरोनेशन के नए सीएमएस डॉक्टर मनु जैन का भी गांधी कोरोनेशन अस्पताल में तबादला किया गया है। डॉक्टर मीनाक्षी जोशी का महानिदेशालय तबादला किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। देहरादून में डॉक्टर बीएस रमोला देहरादून के नए सीएमओ बनाए गए हैं। डॉक्टर भागीरथ जंगपागी बने हैं गांधी कोरोनेशन अस्पताल के, और मनु जैन को भी यहां पर शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर मीनाक्षी जोशी का महानिदेशालय तबादला किया गया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं, और डॉक्टर बीसी रमोला देहरादून के नए सीएमओ बना दिए गए हैं। डॉक्टर भागीरथ जंगपानी बने हैं गांधी कोरोनेशन के नए सीएमएस। वहीं डॉक्टर मनु जैन की बात करें तो गांधी कोरोनेशन अस्पताल में उनका तबादला किया गया है। डॉक्टर मीनाक्षी का महानिदेशालय भी तबादला किया गया है। कोटद्वार भ्रमण पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का यहां पर ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसका वो स्वागत करते हैं। आर्थिक पैकेज से भारत की जो धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था है उसको तेजी और मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए आम जनता को सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को जो आर्थिक पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ का, उसका जिक्र किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और ये कहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था ढीली पड़ रही थी उसको रफ्तार भी मिलेगी, तेजी मिलेगी, और जो रोजगार है उसके लिए भी जो कर्ज है वो मिलना आसान हो जाएगा। तो कोटद्वार पहुंचे थे सांसद तीरथ सिंह रावत, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे उन सभी से बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया आर्थिक पैकेज के लिए। उत्तराखंड में अब तक बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों की एंट्री हो चुकी है। बात करें उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसान की, तो यहां से भी प्रतिदिन हजारों यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी बाकायदा स्क्रीनिंग कर नाम पते नोट करने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश दिलाया जा रहा है। वहीं अभी तक इस बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का टोटा था, जिसको लेकर आने वाले प्रवासियों को भरी धूप में लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नारसान प्रवेश द्वार की, जहां व्यवस्था दिखी है। धूप में लंबी लंबी कतारों में प्रवासी मजदूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां रोककर इनकी स्क्रीनिंग जरूर की जा रही है, इनको खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन धूप में यहां हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर खड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों का और आम लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है। कई हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। फिर हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर पर। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर अभी तक प्रवासियों का आना बाकायदा जारी है और लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रवासी प्रवेश कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों प्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि पिछली बार यहाँ पर हमने दिखाया था कि धूप की कड़ी व्यवस्था के कारण यहाँ पर कोई भी टेंट की व्यवस्था नहीं थी, पर आज कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने इसमें संज्ञान लेते हुए यहाँ पर टेंट की व्यवस्था कराई, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले प्रवासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये राहत यूं ही जारी रहेगी और प्रशासन अब पुलिसकर्मियों के लिए और क्या क्या सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराता। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। हरिद्वार से 2 नेत्रहीन बुजुर्गों सहित 3 बुजुर्ग लोग पैदल ही अपने घर यूपी के हरदोई जाने के लिए निकल पड़े। किसी समाजसेवी ने इन बुजुर्ग की व्यवस्था सोशल मीडिया के द्वारा अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके बाद हरिद्वार के सीओ अभय प्रताप सिंह ने पहल करते हुए इन बुजुर्गों को हरदोई जाने का इंतजाम कराया। सीओ अभय प्रताप ने अपने खर्चे से कार द्वारा घर जाने की इनकी व्यवस्था कराई है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नेत्रहीन बुजुर्ग पैदल ही निकल पड़े थे अपने घर जाने के लिए।
जिसके बाद ये जानकारी सीओ तक पहुंची तो सीओ ने उनके घर जाने की व्यवस्था कराई है अपने निजी खर्चे पर। तो वहीं इस कार्य के बाद सीओ की हर जगह तारीफ की जा रही है। 3 बुजुर्ग बताए जा रहे हैं जो पैदल ही हरदोई के लिए निकल पड़ रहे थे। इनमें से 2 नेत्रहीन बताए जा रहे हैं। तो कुछ समाज सेवियों ने इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसके बाद सीओ ने इस बात पर संज्ञान लिया और निजी गाड़ी से उन्हें उनके घर तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था करवाई जा रही है।